बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के अलग अलग तरह की परेशानियों की शिकायतें लगातार आ रही थी, लेकिन अब इन शिकायतों को लेकर के बहुत बड़ी पहल की गई है। आप फोन करके इन शिकायतों को निपटारा कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका जमीन सर्वे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप फोन पर इस समस्या को दूर कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। या इन शिकायतों का समाधान करने सहित समस्या या फिर सुझाव की जानकारी लेने के लिए विभाग ने नया नंबर जारी किया है, नया टोल फ्री नंबर जारी किया है और ये नंबर है 18003456 इस नंबर पर कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है। या इस संबंध में त्वरित कार्रवाई का निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दिया था। उनके निर्देश पर यह नंबर जारी हुआ है। अब जारी टोल फ्री नंबर पर समस्याओं की जानकारी लेकर के उसके समाधान संबंधित उचित सलाह के लिए निदेशालय के विशेषज्ञ के पास कॉल ट्रांसफर किया जा रहा है। शिकायतकर्ता से बात करने और फिर समस्याओं के निराकरण के लिए विशेषज्ञ अपना सुझाव दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका भी कोई शिकायत है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना शिकायत कर सकते हैं जमीन सर्वे से जुड़ी हुई। दोस्तों बिहार के लोग बीते एक हफ्ते से उमस वाली गर्मी से परेशान है। ऐसे में बिहार के लोगों को मौसम ने राहत दी है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल, मिथिलांचल, पटना समेत बिहार के सभी जिलों का मौसम सुहाना हो गया है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और पटना में देर रात बारिश हुई। कल शाम से ही ठंडी हवाएं चल रही है। जैसे में आज सुबह से औसत मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। जब पटना के कुछ इलाकों में लोग ठंडी हवाओं और फिर बारिश की बूंदों के बीच सॉफ्ट म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं। जब आपको बता दूं कि पटना के अलावा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, बांका, जमुई, नवादा समेत अन्य जिलों में भी बारिश होने का पूर्वानुमान है आज। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकांश इलाकों में 25 से 27 सितंबर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जारी बताया था। वहीं पर मौसम विभाग ने बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, बांका, जमुई, नवादा जिले में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की प्रबल आशंका जाहिर की है। इसको लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं पर इससे पहले पटना समेत बिहार के दक्षिण और फिर दक्षिणी पूर्वी इलाकों में पिछले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। आज भी किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में कई स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं पर बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में तापमान में कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों बिहार के जमीन से जुड़ी हुई मंत्री यानी कि भू एवं राजस्व मंत्री वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने जमीन सर्वे की शुरुआत करके भूमि विवाद को खत्म कर दिया है, कम कर दिया है। इसके साथ ही वे ये भी दावा करते हैं कि अब जमीन से जुड़े हुए सभी दस्तावेज बड़े ही आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही वे जमीन से जुड़े हुए सर्वे के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है, जो कि आपको पहले बताया गया है। लेकिन उनके ये तमाम बात ढाक के 3 पात वाली नजर उस वक्त आने लगी जब इसकी जमीनी हकीकत परखा जाता है। दरअसल बिहार के मंत्री और देश के सबसे बड़े पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ये दावा करते हैं कि हमने जमीन के पुराने दस्तावेज को ऑनलाइन लाने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन शायद मंत्री जी को ये मालूम नहीं है या फिर जानने की कोशिश नहीं की हो कि उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है, या फिर यदि कान तक खबर पहुंची भी हो तो शायद ये कान झाड़ करके निकल गए हो। क्योंकि एक तरफ मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि वे सारे दस्तावेज ऑनलाइन कर देंगे, दूसरी तरफ उनके विभाग में पुराने फाइल गायब हो रहे हैं। जब बताया जाता है कि बिहार के कई जिलों में जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज गायब होने की खबरें सामने आ रही है। जब पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरीके की शिकायतें हर दिन सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि जब दस्तावेज रहेगा ही नहीं, यानी कि उनके ही विभाग से जुड़े हुए ऑफिस में से फाइल गायब हो जाएंगे, तो जो मंत्री जी ऑनलाइन करेंगे उसका क्या, उसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि ये सब बकवास बातें कर रहे हैं मंत्री जी। दोस्तों बिहार में इन दिनों खूब बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने छात्रों और फिर शिक्षकों की सुविधा के लिए ग्रामीण इलाकों के 76 सरकारी स्कूलों को 26 सितंबर तक बंद रखने की घोषणा की है, यानी कि आज तक। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण पटना के 8 प्रखंडों के कुल 76 सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन की ओर से मिल रही जानकारी के मुताबिक सुबह से ही गंगा नदी, गांधी घाट, हाथीदह और फिर
दीघा घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के अन्य जिलों में कई नदियों में बढ़ते जलस्तर का असर निचले इलाकों पर पड़ रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्थिति का आकलन करने और फिर नदी के बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए 12 जिलों के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की है। जहां डीएम के अनुसार गंगा के किनारे बसे लगभग 12 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 13,56,000 लोग और 376 ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई है। वहीं पर इनमें कई निवासियों को शिविरों में भेज दिया गया है। जब बिहार में बाढ़ से बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिला प्रभावित है। दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी द्वारा पोस्ट की गई कविता का समर्थन करते हुए विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने सही बातें लिखी है। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि हर व्यक्ति की एक उम्र होती है जिसमें उसे सोचने समझने की शारीरिक और फिर मानसिक क्षमता होती है। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ बयान देश दुनिया में चर्चा का विषय बने हैं। जब बढ़ती उम्र के कारण वे कई चीज भूल जाते हैं। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की बागडोर हम जैसे लोगों को सौंप देनी चाहिए। उन्हें खुशी खुशी अपना कार्यकाल समाप्त करके सत्ता से संन्यास ले लेना चाहिए। अब तो उनकी पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री भी ये कहने लगे हैं। मुख्यमंत्री को अब सत्ता नई पीढ़ी को सौंप देना चाहिए। दोस्तों, जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिहार से बाहर रहने वाले लोग अपनी जमीन का ब्यौरा अपलोड कराने में रुचि ले रहे हैं। जमीन सर्वे के लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करने का भी प्रावधान बढ़ा है। जो प्रावधान है, लोग 100 घोषणा पत्र पर अपनी जमीन का सारा डिटेल भर करके जमा कर रहे हैं। जब पटना जिले में ग्राम सभा पूरी होने के बाद लोग प्रपत्र 2 में जमीन का डिटेल, प्रपत्र 3-1 में वंशावली का ब्यौरा दे रहे हैं। जब अब तक लगभग 70,000 लोगों ने आवेदन जमा किया है। इनमें लगभग 40,000 लोगों ने ऑनलाइन जबकि लगभग 30,000 लोगों ने ऑफलाइन माध्यम से शिविरों में आवेदन जमा किया है। जहां ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा होने से लोग देश दुनिया में कहीं भी रह करके आवेदन जमा कर सकते हैं। जहां ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी अंचलों में बनाए गए शिविरों में अधिकारी रहने लगे हैं। लोग शिविरों में जाकर के ऑफलाइन आवेदन जमा कर रहे हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन अधिक जमा हो रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जमा होने वाली आवेदन के आधार पर विशेष सर्वेक्षण से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी जाँच करके प्रपत्र 5 में सारा डिटेल अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। जब पटना के पार्टी कार्यालय में वे सांसदों, विधायकों और फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मीडिया विभाग के संयोजक दानिश इकबाल ने मंगलवार को बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हर राज्य में सदस्यता अभियान को लेकर के जा रहे हैं एवं बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में 28 सितंबर को वे बिहार आ रहे हैं। बिहार आने के बाद वे सीधे पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे, जहाँ विधायकों, सांसदों एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सदस्यता अभियान पर मंथन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 से 4 घंटे पटना में रहेंगे। जब भाजपा की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जब बिहार भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि अब तक सिर्फ फॉर्म भर करके 13 लाख से अधिक भाजपा के सदस्य बने हैं। वहीं पर मिस कॉल से सदस्य बनने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार के 5 जिलों में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। जब बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रभावित क्षेत्रों में नीलगाय और जंगली सुअरों के मारने के लिए अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने के लिए अभियान शुरू करने से पहले रणनीति तैयार करनी होगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, कृषि और फिर पंचायती राज विभाग के संबंधित अधिकारी संयुक्त रूप से अपने अपने जिलों में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने के लिए अभियान शुरू करने की रणनीति तैयार करेंगे। जब पशुओं को मारने से लेकर के दफनाने तक की पूरी प्रक्रिया में स्थानीय मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आपको बता दूं कि वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और फिर समस्तीपुर जिले में इस महीने से निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत आवारा पशुओं को नियंत्रित करने का ये अभियान शुरू किया जाएगा। जब बिहार के ये 5 जिले आवारा पशुओं से सबसे ज्यादा प्रभावित है। नीलगाय और जंगली सुअरों ने इन जिलों में ही फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, आप भी कुकिंग के लिए यानी कि खाना बनाने के लिए रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं? यदि आपका जवाब हाँ में है तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब वैसे तो तेल शरीर के लिए जरूरी फैटे से पूर्ति करते हैं, लेकिन इसके लिए सभी तरीके के तेल सही नहीं माने जाते हैं। जब होम्योपैथिक डॉक्टर स्मिता बताती है कि रिफाइंड ऑयल यानी कि रिफाइंड तेल दिल की सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जब इसे नेचुरल ऑयल को बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड करके बनाया जाता है। साथ ही इसे स्मेल लेस और टेस्ट लेस बनाने के लिए
इसमें कई तरीके के केमिकल मिलाए जाते हैं जो काफी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान तेल को हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है, जैसे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और ट्रांस वसा की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसे में इसे खाने से खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यह रिफाइन प्रोसेस तेल को शरीर के लिए टॉक्सिक बना देता है। ऐसे में इसके नियमित सेवन से कैंसर, डायबिटीज, मेटल्स, गैस्ट्रोट्राइन्स डिजीज, मोटापा, फर्टिलिटी प्रॉब्लम और इम्यूनिटी से जुड़ी हुई समस्या होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। यह रिफाइन तेल आपके शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ रिफाइन ही नहीं बल्कि 6 ऐसे तेल हैं जो आपके शरीर के लिए जहर घोलने का काम करता है आपके शरीर में। वह है राइस ब्रान ऑयल, उसके बाद पीटन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, केलोना ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल। ये सभी तेल इंसान के शरीर में जहर फैलाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं पर खाना पकाने के तेल के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में कोल प्रेस ऑयल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल जो कच्ची घानी है, नारियल का तेल भी शामिल है। ये दिल की सेहत को भी सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार ने दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के लिए केंद्र सरकार को जमीन ट्रांसफर कर दी है। इसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार के दूसरे एम्स दरभंगा की पूरी जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश अनुसार हस्तांतरित कर दी गई है। आज बचे हुए 37.31 एकड़ जमीन का हस्तांतरण मेरी उपस्थिति में निदेशक दरभंगा एम्स को कुल 187.44 एकड़ जमीन दे दी गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार सरकार ने 12 अगस्त को 150 एकड़ जमीन दी थी। दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार किस कदर गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने बिहार दौरे पर आए थे, तो उन्होंने दरभंगा एम्स की साइट का मुआयना किया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दरभंगा एम्स का डिजाइन फाइनल करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बना दी है। जब विशेषज्ञ कमेटी के मरीजों की सुविधा और फिर अन्य सभी पहलुओं का अध्ययन करके जल्द डिजाइन फाइनल करेगी। एम्स के लिए पहले डिजाइन बनी थी, लेकिन अब यहाँ जमीन नीचे होने के कारण डिजाइन बदली जा रही है। दोस्तों, बिहार के नवादा जिला में ठनका गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक जान चली गई है। वहीं पर एक बुरी तरीके से झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस घटना से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। घटना बिहार के नवादा जिला की रजौली थाना क्षेत्र के एकम्बा गाँव की है, जहाँ पर वज्रपात से 3 लोगों की जान गई है। तीनों मजदूर खेत में काम कर रहे थे। इस बीच बारिश होने लगी। जब बारिश से बचने के लिए तीनों मजदूर एक पेड़ के नीचे छिप गए। जब कुछ ही देर बाद पेड़ पर ठनका गिर गया और फिर पेड़ के नीचे खड़े तीनों मजदूरों की जान चली गई। जब मृतक की पहचान इंद्रदेव कुमार, विक्रम कुमार, मनु राजवंशी के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान सूरज कुमार के तौर पर हुई है। दोस्तों, ई शिक्षा कोर्स ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी अब गुरुजी पर भारी पड़ने लगी है। ये ऐप शिक्षकों की लगातार हर निगरानी कर रहा है। उनके स्कूल आने और फिर छोड़ने से लेकर के गड़बड़ी पर करके हाजिरी बनाने की हर निगरानी कर रही है। जब डीएम अंशुल कुमार ने मंगलवार को समाहरणालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए समय से पहले लगातार विद्यालय छोड़ने वाले 4 दर्जन शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का डंडा जलाया है। डीएम अंशुल कुमार ने समाहरणालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए समय से पहले लगातार विद्यालय छोड़ने वाले 4 दर्जन शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का डंडा चलाया है। डीएम के आदेश पर डीपीओ स्थापना राजकुमार राजू ने ऐसे 48 शिक्षकों के खिलाफ तुरंत स्पष्टीकरण का पत्र जारी कर दिया है। साथ ही उन्हें 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण जमा करने को कहा गया है। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिन की अमेरिका यात्रा को लेकर के शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल यात्रा को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभी हाल के अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर के किए गए निर्णय स्वागत योग्य है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दोनों देशों के बीच लिए गए निर्णय से अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और फिर विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बिहार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और फिर उनसे उत्पन्न होने वाले नए अवसरों से उत्साहित है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर और क्वाड लीडर्स समिट को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। दोनों देशों के नेता ने आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की। जैसे नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लिए गए निर्णय से
आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और फिर विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और फिर उनसे उत्पन्न होने वाले नए अवसरों से उत्साहित है, यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों, बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तैयारी में लगने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि आईटी क्षेत्र में हमें और मजबूत होने की जरूरत है। हमारी तैयारी प्रदेश की यानी कि बिहार की सभी 243 सीटों पर हो रही है। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि सभी पार्टियों की इच्छा अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की होती है। हम लोग महागठबंधन में हैं और सब कोई मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत करने के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं। जब उनके कई बयान इसकी पुष्टि भी करते हैं। उन्हें अब हम जैसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए और हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए। जब मुकेश सहनी ने बताया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी जिलों में होना है। इस कार्यक्रम में फेसबुक और फिर यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पर जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा, बल्कि वे समाज के अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, बिहार में लोग बाढ़ के कहर से गुजर रहे हैं। इस बीच शुरू बारिश ने लोगों की और हालात खराब कर दिया है। नवादा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान गई, वहीं पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए हैं। यह घटना मंगलवार की शाम की बताई जा रही है। इधर कटिहार में तेज आंधी के साथ बारिश ने तबाही मचा दिया है। जहां आंधी बारिश से अनेकों जगह पेड़ उखड़ गए हैं। कई क्षेत्रों में बिजली के तार टूट गया है। आंधी बारिश आने के 1 घंटे पहले बिजली आपूर्ति बंद कर दिया गया था। जब मौसम विभाग ने पहले ही बिहार में 3 दिन तक आंधी के साथ भारी बारिश और फिर वज्रपात होने की चेतावनी जारी की थी। जब मौसम विभाग के अनुसार 24, 25 और 26 सितंबर को बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों, बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि जमीन सर्वे का काम चल रहा है और चलता रहेगा। इसके लिए 3 महीने का समय बढ़ाया गया है, जिससे रैयतों की मुश्किलें कम होगी और फिर उन्हें लाभ मिलेगा। जहां पटना में पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान उन्होंने कहा कि माफिया जमीन सर्वे को लेकर की अफवाह फैला रहे थे। जब विभाग की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिस पर रैयत अपनी समस्या शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि सर्वे बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा और चल रहा है। जहाँ इस सर्वे को लेकर के अभी थोड़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन सर्वे होने के बाद जमीन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जब विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी की भी अगर शिकायत मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस बीच पता चला है कि कागजात को लेकर के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार ने कागज ढूंढने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। दोस्तों, लगभग 2.5 साल के प्रयास और जन भागीदारी पर चर्चा के बाद जनसुराज 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अभी तक ये अभियान था और अब आगे चुनावी राजनीति में प्रशांत किशोर पीके की प्रत्यक्ष भागीदारी होगी। आधिकारिक दावा है कि जनसुराज किसी व्यक्ति, परिवार, जाति या फिर वर्ग का न होकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संकल्पित लोगों का दल होगा। जब 2022 में मई को जनसुराज अभियान की परिकल्पना हुई थी, तब से लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा और फिर पूरे बिहार में जनसंपर्क के बाद निर्णय लिया गया है कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस अभियान को अब राजनीतिक दल का स्वरूप दिया जाए। यह आधिकारिक रूप से जनसुराज का कहना है कि ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। जब गांधी जयंती पर पटना में वेटरनरी कॉलेज के मैदान में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक समारोह का आयोजन करके जनसुराज को राजनीतिक दल को चोला पहना दिया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद बिहार सरकार के मंत्री जमा खान और किशनगंज के कोचा धामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने पूर्णिया सांसद से मिलने के लिए पहुंचे। पप्पू यादव से मिलने के पहुंचे। पप्पू यादव के पिता के निधन पर शोक प्रकट करके जेडीयू नेताओं ने उनका ढांढस बढ़ाया। जब मंत्री जमा खान ने बताया है कि पप्पू यादव से उनका पुराना और व्यक्तिगत रिश्ता है। यह छात्र राजनीति से लेकर के अब तक हर कदम पर पप्पू यादव उनके साथ खड़े रहे। ऐसे में उनके पिताजी के निधन की सूचना मिलने से हुए मर्माहत हुए हैं और पप्पू यादव से मुलाकात करने पहुंचे। उनके पिता के व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि एक अभिभावक का ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं जदयू के सांसद उम्मीदवार और फिर पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन दुखदायी है। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं। पप्पू यादव ने सबको एक साथ जोड़ रखा है, इसलिए आज हर दल के लोग इस दुख की घड़ी में पप्पू यादव से मिलने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों,
उमस भरी गर्मी के कारण बिहार के लोग बिजली से चलने वाले उपकरणों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि 23 सितंबर की रात बिहार में 8000 मेगावाट से अधिक बिजली की खपत हुई है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा डिमांड है, जिस पर बिहार के ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि मौजूदा सरकार साल 2005 में सत्ता में आई थी तो फिर बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली खपत होती थी। यह 17 वर्षों में बिहार में बिजली खपत में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और फिर नेतृत्व में बिहार में उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग और फिर बिजली कंपनियां प्रतिबद्ध है। जब विद्युत आपूर्ति की अधिकतम मांग में निरंतर वृद्धि राज्य में सर्वांगीण एवं समावेशी विकास का द्योतक है। यही कारण है कि बिहार बिजली की आपूर्ति और फिर मांग के क्षेत्र में निरंतर नया इतिहास रच रहा है। आपको बता दूं कि 23 सितंबर को रात्रि 9:53 पर बिहार में बिजली आपूर्ति की अधिकतम मांग 8005 मेगावाट दर्ज की गई। जब बिहार की दोनों विद्युत वितरण कंपनियां साउथ और फिर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अपने क्षेत्र में भी विद्युत आपूर्ति की अधिकतम मांगों को पूरा किया। दोस्तों, बिहार में बदलते मौसम के मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर दी है, लेकिन लाखों परिवार के लिए बारिश का पानी आफत बन चुकी है। जब बिहार के विभिन्न जिलों में कई क्षेत्रों के लोग प्रभावित हो चुके हैं, जब प्रदेश में यानी कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद तादाद 16 लाख के पार हो चुकी है। वहीं बेगूसराय में 2 लाख के करीब आबादी प्रभावित हुई है। बेगूसराय जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय के कुल 8 अंचल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता प्रबंधन निगरानी के लिए जिला प्रशासन द्वारा टीम का गठन किया गया है। जैसे सभी अंचल में अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और फिर जिला परियोजना पदाधिकारी बेगूसराय को वरिष्ठ प्रभारी बनाया गया है। जैसे संबंधित अधिकारी क्षेत्र का मुआयना करके जरूरी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव के जरिए आवागमन हो रहा है। आवागमन के लिए कुल 252 निबंधन सरकारी और फिर निजी नाव का परिचालन किया जा रहा है। किसी प्रकार की अनहोनी पर राहत और बचाव कार्य के लिए बलिया, बछवारा, सामहो और फिर मटिहानी अंचल में SDRF की एक टीमें तैनात कर दी गई है। हर टीम में 5 लोग हैं। प्रत्येक टीम के पास 2 मोटर बोट है। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग में 4000 पदों पर भर्ती होने वाली है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ माह पहले बिहार की बिजली कंपनियों में 2610 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अब इसे बढ़ा करके 4016 कर दी गई है। साथ ही युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3, कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, JE, PTO, GTO, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अन्य पद। पदों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो 4016 पद है। योग्यता के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा डिग्री आदि निर्धारित की गई है। वहीं पर चयन प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन टेस्ट के द्वारा होगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। आवेदन की तिथि के बारे में बात किया जाए तो इच्छुक अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच आवेदन कर सकते हैं। जैसा वहीं जो अभ्यर्थी पहले जून जुलाई में आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से उसी पद के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम अभी रुका नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जमीन सर्वे को लेकर के लोगों को 3 महीने का वक्त दिया जाएगा, लेकिन जमीन सर्वे का काम पहले की तरह ही जारी रहेगा। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि जमीन सर्वे चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। हालांकि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, उनके कागजात नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वैसे रैयतों को समय दिया गया है। आप समय के अंदर कागज निकाल करके अपना जमीन सर्वे करा सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी के नए बयान ने पूरे बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कई सारे बातें कही है, जिसको देखते हुए माना जा रहा है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा है। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो फिर सामने वालों को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे, उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो फिर खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। ये कहना है अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी ने आगे लिखा है कि एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। या अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और फिर क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो फिर खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून में रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। ये कहना है अशोक चौधरी का।
दोस्तों, नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मंगलवार को कहा कि लालू परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके फिर से बिहार को लूटना चाहती है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के क्रम में उन्होंने ये बातें कही है। जमा खान ने कहा है कि 15 सालों से अपने शासनकाल में तेजस्वी यादव के माता पिता ने विकास का एक भी काम नहीं किया है। आज वही लोग विपक्ष में बैठ करके नीतीश कुमार की सरकार के अच्छे कार्यों की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। लालू परिवार का बिहार को लूटने का मंसूबा कामयाब नहीं हो सकेगा। दोस्तों, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने आज कहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 अक्टूबर को मुंगेर और दरभंगा में प्रचार करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मैं राज्य में आगामी उपचुनाव के लिए 27 अक्टूबर को मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में प्रचार करूंगा। तारापुर और फिर कुशेश्वर स्थान सीटों के लिए उपचुनाव 30 अक्टूबर को होंगे। राजद द्वारा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे राज्य में सहयोगी दलों के बीच दरार पैदा हो गई है। दोस्तों, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी से जान जाने का जोखिम बना रहता है। जहाँ हर साल लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यही नहीं, अब भारत में भी इस बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। युवा पीढ़ी कैंसर के नए शिकार हो रहे हैं। इन लोगों में इस खतरनाक बीमारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि हमारा शरीर ऐसा है कि जो किसी भी बीमारी होने से पहले ऐसे सिग्नल देने लगता है जिनसे हम बीमारी के बारे में समझ सकते हैं। कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेश पुनतांबेकर ने युवाओं से जीरो कैंसर स्टेज को लेकर के फैक्ट्स शेयर किए हैं, जो कि आपको भी जरूर जानना चाहिए। या डॉक्टर शैलेश के मुताबिक जीरो स्टेज के कैंसर को प्री कैंसर कंडीशन कहते हैं। सवाल है कि आखिर ये प्री कैंसर कंडीशन क्या है? तो प्री कैंसर कंडीशन का मतलब होता है शरीर में कैंसर बड़े पैमाने पर पनपने से पहले अगर कोई इन्हें समय पर समझ करके इलाज शुरू कर दे तो फिर प्री कैंसरस को कैंसर में बदलने से रोका जा सकता है। एक्सपर्ट ने इसके पीछे संकेतों के बारे में बताया है जिनसे हम कैंसर के लक्षणों को पहचान सकते हैं, जैसे कि बार बार मुंह में छाले आना। प्री कैंसर स्टेज में बार बार मुंह के अंदर छाले की समस्या बनी रहती है। इस संकेत को नजरअंदाज करना जरा भी नहीं चाहिए और सही नहीं है। उसके बाद है जीभ पर सफेद धब्बे या फिर परत बनना। हालांकि लोग कहते हैं कि जीभ को सही तरीके से साफ ना करने पर ऐसी सफेद परत जीभ पर जमती है, मगर सही से ब्रश करने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। वहीं पर डायरिया की समस्या, जब कुछ लोगों को हर समय डायरिया और फिर पेट से जुड़ी हुई समस्या बनी रहती है। लगातार कब्ज होना, सही भोजन के बाद भी दस्त होना, यानी कि उनके बोवेल में कोई भी समस्या हो रही है तो इस संकेत को भी हल्के में लेना सही नहीं है। वहीं पर वजन घटना, तेजी से वजन घटना भी आम नहीं है। खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है तो फिर यह संकेत है कि शरीर में कुछ समस्या हो रही है। इसके अलावा शरीर में अचानक कोई तिल निकल आना या फिर उन तिलों का साइज बढ़ना भी जीरो स्टेज कैंसर का संकेत है। शरीर पर अचानक से गांठें बन जाना भी कैंसर की ओर इशारा करता है। अब सवाल है कि आखिर कैंसर से कैसे बचें? तो आपको बता दूं कि स्वास्थ्य और संतुलित आहार खाएं, धूम्रपान और शराब के सेवन से बचें, बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में ना निकले, शारीरिक संबंध बनाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें। दोस्तों, आपने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी होगी जब प्रशासन और सरकार आम जनता से जुड़े हुए कार्यों को पूरा नहीं करती है तो फिर स्थानीय लोग खुद ही श्रमदान और फिर आर्थिक सहयोग करके सामूहिक प्रयास से उस कार्य को संपन्न करते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला बिहार के भागलपुर जिले से सामने आया है। दरअसल बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में है। बिहार के बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार में बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं। खासतौर पर भागलपुर में कई घर धीरे धीरे कटाव की चपेट में आ रहे हैं। इसी आपदा के बीच ग्रामीणों ने ये अपनी मेहनत से एक बांध को टूटने से बचा लिया है। दरअसल भागलपुर के नवगछिया के काजी कोयरिया गांव से राघोपुर तक 7 किलोमीटर लंबे तटबंध में सोमवार की रात कई जगह दरार पड़ गए थे। आलम यह था कि बांध कटने के कगार पर आ गया था, लेकिन ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास के कारण इस बांध को टूटने से बचा लिया गया। दरअसल यहाँ पर ग्रामीणों ने बांध को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। ग्रामीणों ने दिन रात पेड़ काट करके बांध को बचा लिया है। वहीं पर स्थानीय लोगों के अनुसार बांध को टूटने से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी कारगर पहल नहीं की गई है। इसको लेकर के ग्रामीणों में काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई है। नाराज ग्रामीणों ने विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के जाह्नवी चौक पर जाम भी कर दिया।
दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर जानकर कि आपके चेहरे पर खुशी जरूर आ जाएगी। यह एक बार फिर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि बढ़ाने की खबर आने लगी है। जैसे इस बार सूत्रों का दावा है कि सरकार किसानों को 6,000 के स्थान पर जगह पर 10,000 रुपये सालाना देने की तैयारी कर रही है। इससे पहले जुलाई माह में आम बजट के दौरान इस तरीके की खबर मार्केट में आई थी, लेकिन 23 जुलाई को बीते वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया गया तो फिर लोगों को निराशा का मुंह देखना पड़ा। अब एक बार फिर से किसानों की निधि बढ़ाए जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दूं कि बजट से पहले कई कृषि एक्सपर्ट्स केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले थे, जब उस दौरान किसानों की निधि बढ़ाने को लेकर के चर्चा हुई थी, जिसमें कहा गया था कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली धनराशि 6,000 रुपये के स्थान पर जगह पर 8,000 रुपये किए जाना चाहिए। लेकिन बजट में ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हो सकी थी। लेकिन अब जब 18वीं किस्त आने वाली है तो ऐसे में निधि बढ़ाए जाने की खबरें आने लगी है। इस बार धनराशि में 4,000 रुपये की बढ़ोतरी की खबर है। आपको बता दूं कि वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत देश के लघु एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों, मंत्री चिराग पासवान ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले पर कहा है कि मिलावट पर किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते हैं। मिलावट अक्षम्य अपराध है, जहां तेजी से सारी कमियां दूर करने का काम कर रहे हैं। यह सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। एनडीटीवी से खास बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग वैल्यू एडिशन के बारे में सोच रहे हैं, जो ऐसी घटना को न हल्के में लिया जाना चाहिए और न ही लेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भी तिरुपति मामले में जाँच कर रहा है। चिराग पासवान ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि जगनमोहन सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से ऐसी घटना सामने आई है। जो सवाल तो खड़े होंगे ही। जो नियम पहले से हैं उन्हें मजबूती से लागू करने की जरूरत है। निगरानी ना होती तो फिर कोताही बढ़ती जाती है। चिराग पासवान ने कहा है कि मिलावट पर किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते हैं। जो कोल्ड स्टोरेज का इकोसिस्टम तैयार किया है। 100 फूड टेस्टिंग लैब का प्रावधान इस बजट में है। 100 दिनों में कई यूनिट स्थापित किए हैं। 25,000 माइक्रो एंटरप्राइजेज को 1,000 करोड़ की लागत से यूनिट स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस में 1,22,000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बिहार में जल्द से जल्द बिहार पुलिस के 1,22,000 पदों पर बहाली की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए अलग अलग श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 1,06,436 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। बाकी पर जल्द बहाली होगी, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के सभी जिलों में कानून का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। एक बड़ी खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज गलगलिया थाना अध्यक्ष राहुल कुमार निलंबित हो गए हैं। किशनगंज एसपी ने कहा कि एनडीपीएफ एक्ट के 2 मामले की जांच में लापरवाही बरतने का ये आरोप था, जिसकी वजह से उनको निलंबित किया गया है। मामला किशनगंज के ठाकुरगंज का है। जब किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत गलगलिया थाना अध्यक्ष राहुल कुमार को एसपी सागर कुमार ने निलंबित कर दिया है। कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। निलंबन की कार्रवाई मंगलवार को हुई है। एसपी सागर कुमार ने बताया है कि कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में ये निलंबित किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के 2 मामले की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप निलंबित थाना अध्यक्ष पर लगा है। निर्धारित समय में चार्जशीट प्रस्तुत न करने का आरोप भी इन पर लगा है, जिस कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। समय पर चार्जशीट जमा नहीं करने से आरोपी को लाभ पहुंचाने की संभावना रहती है। निलंबित थाना अध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। खबर किशनगंज जिला से सामने आई है। किशनगंज जिला अग्निशमन पदाधिकारी का कथित तौर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपने जूनियर सरकारी कर्मियों से फायर ब्रिगेड की सरकारी गाड़ी के माध्यम से अपना प्राइवेट गाड़ी धुलवाते हुए देखा जा सकता है। जी हां, फायर ब्रिगेड गाड़ी की मदद से अपना निजी वाहन धुलवाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि फायर ब्रिगेड का काम आग बुझाने का होता है। जहां पर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाता है और गाड़ी के माध्यम से पानी डाल करके आग बुझाया
जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मी फायर ब्रिगेड गाड़ी की मदद से, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी की मदद से अपने कार धुलवाते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी अपना निजी कार। तो मामला किशनगंज का है। यहाँ पर आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी से अपना प्राइवेट निजी गाड़ी धुलवाते हुए अग्निमिशन के पदाधिकारी देखे गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। किशनगंज जिला अग्निमिशन पदाधिकारी का कथित तौर पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपने जूनियर सरकारी कर्मियों से फायर ब्रिगेड की सरकारी गाड़ी के माध्यम से अपना निजी प्राइवेट गाड़ी धुलवाते हुए देखा जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि इस वीडियो ने लोगों के बीच काफी नाराजगी और फिर आक्रोश उत्पन्न किया है। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सार्वजनिक सेवा के लिए होती है, विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने के लिए इस गाड़ी का उपयोग किया जाता है। आपको बता दूं कि वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की सरकारी गाड़ी का उपयोग करके आग बुझाने वाले यंत्र से निजी मोटर कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01ED 6759 नंबर है, इस कार की धुलाई फायर ब्रिगेड के जवानों के द्वारा करते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। दावा किया जाता है कि यहाँ पर गाड़ी जिला अग्निमिशन पदाधिकारी हर्षवर्धन का, जो कि उनका निजी वाहन है, क्योंकि सरकारी संसाधनों का इस तरह से निजी काम के लिए इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है। वहीं पर इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले को लेकर के जब हमारी टीम इस अधिकारी को कई बार फोन किया तो फिर उन्होंने फोन पर जवाब नहीं दिया। वहीं पर जब इस मामले में दूरभाष पर जिला पदाधिकारी विशाल राज से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि मामले की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है, जब उन्होंने मामले पर संज्ञान करके कार्रवाई करने की बात कही है। दोस्तों, आजादी के आज इतने साल बाद भी हमारे किशनगंज में शिक्षा व्यवस्था की हालात क्या है, आप इस खबर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे किशनगंज में शिक्षा व्यवस्था की हालात बिल्कुल नहीं सुधरी है। जहां पर एक तरफ नालंदा को नीतीश कुमार अमेरिका बनाने की कोशिश में है, तो वहीं पर किशनगंज को तंजानिया बना करके छोड़ दिया है। जहां किशनगंज की शिक्षा व्यवस्था का हालात आपको बताएं तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर किशनगंज के एक सरकारी स्कूल में बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं है, जहाँ पर मजबूरन चिलचिलाती धूप में मैदान में बच्चे परीक्षा देते हुए नजर आए हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर ये घटना क्या है, कहां का है, जो आज भी आजादी के इतने साल बाद भी हमारे किशनगंज में बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाई तो दूर की बात, बैठने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। दरअसल मामला किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड क्षेत्र के उदगारा के अंतर्गत स्थित उत्क्रमित हाई स्कूल उदगारा का है, जहाँ पर सोमवार को स्कूली बच्चे स्कूल परिसर के आगे मैदान में इस चिलचिलाती धूप के बीच में परीक्षा देते हुए नजर आए हैं। जब परीक्षा दे रहे स्कूली बच्चों ने बताया है कि वे रोज स्कूल आते हैं, मगर रूम के अभाव में वे पढ़ने के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भी परीक्षा है, मगर रूम नहीं मिल रहने के कारण खुले मैदान में चटाई बिछा करके बैठ करके परीक्षा दिया जा रहा है। इस संबंध में हेडमास्टर सहित अन्य शिक्षकों ने बताया कि स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या 400 है, जहां कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं। इन 400 बच्चों में 8 शिक्षक और शिक्षिका है, मगर इतने बच्चों में सिर्फ 2 कमरे हैं, यानी कि 400 बच्चों में मात्र 2 कमरे, जिसमें ऑफिस रूम तक नहीं है, जिसको लेकर के उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसके बारे में सूचना दी गई है, मगर सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मजबूर होकर के आज बच्चों की परीक्षा बाहर बैठ करके दिया जा रहा है, धूप में बैठ करके दिया जा रहा है, चटाई बिछा करके। अब आप सोच सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात है हमारे यहाँ पर, जो कि एक इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। अगर शिक्षा ही नहीं है तो फिर वो इंसान कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपने गरीबों को दूर करेगा। आप दोस्तों, ये जो आज हमारे घरों में जबरदस्ती स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, ये असल में लोगों को कंगाल बना करके रख देगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लोग कंगाल हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। जहाँ भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है, उनके घरों में जाकर के पूछिए उनसे कि आपका बिजली बिल कैसा आ रहा है, तो उन लोगों का दर्द आपको साफ झलकता हुआ दिखाई देगा। जब वो लोग मजबूर है, बेबस है कि आखिर करे तो करे क्या, कोई सुनने वाला नहीं है। जबरदस्ती पुलिस फोर्स आकर के वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा रहे हैं घरों में। मैं ये सच कह रहा हूँ कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर अमीर हो या फिर गरीब हो, सबको परेशान करके रखा है। जहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, वहाँ पर लोग काफी ज्यादा परेशान है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं किशनगंज के कई ऐसे दुकानदार से, ऐसे लोगों से मिला जो अपने घरों में, अपने दुकानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं, जो कि सब परेशान है। जब सभी के दिल से बात निकल रही है और भावुक हो जाते हैं जब बयां करते हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के। सभी का एक ही कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से काफी ज्यादा बिल आ रहा है। हर हफ्ते हम लोगों को रिचार्ज करना पड़ता है। जहाँ पर महीने में अगर 200 रुपए रिचार्ज होते थे,
वहीं पर अब हफ्ते में 200 रुपए रिचार्ज करना पड़ता है। वहीं पर कई दुकानदारों का ये भी कहना है कि मेरे दुकान में पहले जहां पर 3000 रुपए का बिल आता था मंथली, वहीं पर अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद से 6000 रुपए का बिल आ रहा है, 6000-7000 रुपए का बिल आ रहा है मंथली। जब मैंने जिन लोगों से बात की है वे काफी अमीर है, लेकिन फिर भी वे लोग काफी ज्यादा परेशान है। तो वहीं पर आप सोच करके देखिए कि अमीर तो अमीर, गरीब का क्या हाल होगा। जब गरीब को फिर वापस से लालटेन में ही आना पड़ेगा। जहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर से सब परेशान है, जहाँ पर लग गया है वे लोग काफी ज्यादा परेशान है, मजबूर है, बेबस है कि आखिर करे तो करे क्या। लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं और मुझे ये भी कह रहे हैं कि मैं इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अब तोड़ दूंगा, चाहे लाठी डंडों से तोड़ करके रख दूंगा, चाहे जो हो जाए, केस मुकदमा कोर्ट कचहरी जहां भी जाना पड़े मैं तैयार हूं, लेकिन मैं इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर को नहीं झेल सकता। ये कहना अमीर लोगों का है। अब आप सोच करके देखिए कि आखिर गरीब क्या करेगा। गरीब कमा करके अपना पेट भरेगा या फिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर अपना पैसा बर्बाद करेगा।